हरीश रावत जो इस वक्त हमारे बीच यहाँ पर है। सर, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर और आपके चेहरे पे मैं देख रही हूँ इस वक्त मुस्कुराहट बनी हुई है और आप सब भी जोरदार तालियां यहाँ पर बजाइए, तालियों में कभी नहीं होनी चाहिए। हरीश रावत उन कद्दावर नेताओं में शुमार है जो लाख कठिनाइयों के बावजूद भी केंद्र के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। उत्तराखंड की राजनीति को बेहद करीब से ये समझते हैं, इन्होंने देखा गया। आज हरीश रावत जी से यहाँ पे तमाम सवाल जवाब सर आपसे होंगे, उत्तराखंड के विकास पे बातचीत होगी, थोड़े तीखे सवाल भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे बीच क्योंकि हरीश रावत जी आप बीच वाली सीट पे सर आप बैठ जाइए। जी सर, जी सर, आपसे सर सवाल जवाब यहाँ पर हो उससे पहले मैं चाहूंगी कि क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति बिना हरीश रावत के आप समझ नहीं सकते हैं, समझी नहीं जा सकती है। देवभूमि की राजनीति को जानना है तो हरीश रावत के जीवन परिचय को हमें समझना बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगी उनके जीवन परिचय से आपको हम रूबरू भी करवाते। हरीश रावत जी की जो प्रोफाइल है उससे हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ब्लॉक लेवल से केंद्रीय राजनीति तक पहुंचने वाले हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के वो पिलर हैं जिन्होंने राज्य में कई बार अपनी रणनीति से कांग्रेस की सरकार बनाई। हरीश रावत उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने तो वो 3 बार प्रदेश की कमान को संभाल चुके हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद हरीश रावत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और उनकी ही अगुवाई में 2002 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत भी मिला था। उत्तराखंड राज्य में हरीश रावत कांग्रेस की रीढ़ माने जाते हैं तो पहाड़ पर कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने का श्रेय भी हरीश रावत को ही जाता है। तो ये हरीश रावत जी के बारे में, उनके जीवन परिचय को भी आपने समझा है, उनके जीवन से लेकर राजनीति तक के सफर पर आज यहाँ बातचीत होने वाली है। उत्तराखंड के विकास को लेकर बातचीत होगी, उनके कार्यकाल के दौरान किस तरह के कार्य हुए और आपके योजनाओं को वो किस तरह से देख रहे हैं, इस पे यहाँ पर बातचीत होगी। क्योंकि लगातार हम उत्तराखंड की राजनीति पे आज हम बात कर रहे हैं, तमाम दिग्गज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब हरीश रावत क्योंकि हमारे बीच है जो उत्तराखंड की राजनीति का बेहद पुराना नाम है, बेहद खास नाम है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के। आज अब हरीश रावत जी से सवाल जवाब का ये सिलसिला यहाँ पे आगे बढ़ेगा और यहाँ से आगे अब मंच को आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी किरण और इंडिया जेली के आउटपुट हेड हमारे साथ कुंदन श्रीवास्तव जी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो लगातार हम बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का दिन इंडिया डेली के लिए भी बेहद खास है। इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच क्योंकि हम मौजूद हैं, प्रकृति की असीम सुंदरता के बीच हम मौजूद हैं और यहीं पर लगातार नेताओं से सवाल जवाब हो रहे हैं। कुंदन जी। रावत जी, स्वागत है आपका इंडिया मंच पे। मेरा पहला सवाल आपसे, आपको लेकर एक विवादास्पद बयान आ रहा है कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इंडिया मंच का, आप पहली बार देहरादून पधार रहे हैं तो बहुत स्वागत करता हूँ और मंगला जी को जो इसके कर्ता धर्ता है उनको और इंडिया मंच परिवार को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पधारना हमारे राज्य के लिए भी शुभ हो और आपके संगठन के लिए भी शुभ हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे फ्रेश चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से मंगला जी हैं तो उसी तरीके से बहुत इंटरप्राइजिंग नेचर के लोग उससे जुड़े हुए हैं। अब आपने बहुत ही इंटरटेनिंग सवाल किया कि क्या रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये सवाल विरोधी भी पूछ रहे हैं आपसे। जिस दिन टायर्ड हो जाएंगे उस दिन अपने आप रिटायर हो जाएंगे। बाकी ये अवश्य है, मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि व्यक्ति को पोजीशन लेने की स्थिति के से पहले अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता सबका आकलन करना चाहिए
और यदि वो आपसे कहे कि नहीं अब बहुत हो गया, तो आप बिना रिटायर हुए भी अपनी टायर्डनेस को कम कर सकते हैं। तो मैं जिस दिन समझूंगा, लेकिन इतना अवश्य है कि मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी, नए लोग आए, हमारी पार्टी में भी आए, राजनीति में भी आए, हमारे राज्य में भी आए। तो लेकिन आपने उसका जवाब ये दिया था कि जो आपको कहते हैं संन्यास ले ले, या तो वो बीजेपी में चला जाता है या ऊपर चला जाता है। ये तो मैंने, किसी ने सार्वजनिक रूप से सलाह दी, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो दो ही काम हुए हैं, या तो जिन्होंने कहा ये रिटायर हो जाता वो रिटायर हो गए, और या फिर लोग इतने टायर्ड हो गए कि वो बीजेपी में भाग गए। आप किसको कहना चाह रहे थे, ये मैसेज किसको देना चाह रहे थे? कुछ रहस्य, कुछ बातें मुट्ठी बंद भी तो रहनी चाहिए ना। यदि पूरी मुट्ठी खोल देंगे तो फिर हम में आकर्षण क्या रह जाएगा। तो कुछ अगली बार के लिए कुछ लोग और उत्सुकता से पूछें कि क्या मेरी बंद मुट्ठी में है, तो उस दिन के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद लोग कैलकुलेशन जरूर लगा रहे हैं कि कौन ऊपर गया और कौन भाजपा में गया। तो दोनों में, बल्कि दोनों ये अंदाज लगा रहे हैं कि हम में से ज़्यादा सुविधाजनक जगह कौन गया है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों है? कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है यहाँ? देखिए, दो बातें हैं। एक तो पूरे राजनीति के परिवेश को देखिए। एक दौर था जब कांग्रेस का दौर था, फिर एक दौर आया जो मिली जुली सरकारों का दौर था, फिर एक दौर आया, फिर कांग्रेस आई, और लेकिन यहाँ तो बीजेपी दो बार आ गई। अब जो दौर आया है कांग्रेस के बाद भाजपा का दौर आया है। तो ये दौर लग रहा था कि इस बार विराम लग जाएगा, बाल बाल बच गए। चलिए, आप तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आपको क्या लगता है कब तक विराम लगेगा? नहीं तो 400 के पार वाले 240 पर थोड़ी अटक जाते। तो इसका मतलब है जनता ने उनको विराम लगाने का मन बना लिया था। कहीं थोड़ी सी कमी रह गई कि हम लोग इस बात का एहसास, जो जन भावना, जो परिवर्तन आ रहा था, उसका एहसास नहीं कर पाए। तो वही तो पहली कमी हम जानना, कमी कहाँ कमी रह गई, वो क्या कमी है? वो भाजपा ने प्रचार मनोवृत्ति का जबरदस्त फायदा उठाया। जो 400 के पार वाला नारा था, उसमें बहुत दूर दराज के एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लगा यार वो सचमुच हो सकता है। सब भाजपा ही भाजपा तो दिखाई दे रही है, मीडिया में भाजपा, मीडिया में मोदी, सड़क पर मोदी, आसमान पर मोदी, नीचे मोदी, सब जगह मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों को लगा कि परिवर्तन नहीं आएगा, तो बहुत सारे लोग उधर चले गए। लेकिन जब तीसरे दौर के बाद लोगों को लगा नहीं कुछ और हो रहा है, लोगों की धारणाएं बदल रही हैं, लोग भाजपा के विपक्ष में जा रहे हैं, तो उसके बाद आप देखिए कि 400 के पार वाले 240 के पर भी नहीं पहुंच पाए। और कांग्रेस, जिसको कह रहे थे कि कांग्रेस को अपने को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, कांग्रेस 99 पर जा गई। आपको क्या लगता है जो 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं वो अप टू द मार्क है? आपके हिसाब से वो परफॉर्मेंस बढ़िया है आपके हिसाब से? नहीं, परफॉर्मेंस तो तब बढ़िया है जब हम राजनीतिक दल के रूप में अपनी पुरानी जगह को प्राप्त करें। हमको वो करना है। लेकिन राजनीति के अंदर जब मन बदलता है तो बड़ी तेजी से लोगों का मन बदलता है। आप देखिए 1984 में केवल एक जंगा रेड्डी जीत करके आए थे आंध्रा से भाजपा के, अटल जी भी हार गए थे। लेकिन फिर अटल जी को राजीव जी ने सोचा कि नहीं, अटल जी के बिना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अधूरी है, तो ऐसी स्थितियां बनाएगी कि अटल जी जीत करके आए। दो भाजपाई हो गए जो है उस लोकसभा में 84 to 89। लेकिन कालांतर में आज वो सत्ता में आ गए। तो कांग्रेस यदि
54 से 99 पहुंची है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम अपने सहयोगियों के साथ अच्छी मेजॉरिटी लाएंगे, 300 के पार होंगे। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी भी स्थितियां आएंगी कि लोग सिंगल वे कांग्रेस को बहुमत देंगे। बिल्कुल। हरीश जी, आपने ये कहा कि जो टायर्ड होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, बट अभी जो मैं आपका हमला एक सत्ता पक्ष पे देख रही हूँ, चाहे वो 40 कारतूस मिलने को लेकर के आप हमलावर हो, या फिर मैं गैंडसैंड को लेकर के कहूँ कि अगर 2016 में हमारी सरकार गिरी नहीं होती तो शायद आज वो मुद्दा भी हमने पूरी तरह से समाधान उसका कर दिया होता। इसके अलावे भी आपकी तरफ से और भी पलटवार किए जा रहे हैं, तो फिलहाल तो रिटायरमेंट के कोई चांसेस लगते नहीं हैं। क्या इसी हमले के साथ, इसी पुरजोर तरीके के साथ अब चुनावी मैदान में भी, क्योंकि कुछ सालों के बाद चुनाव होना है और अब उसी दिशा में कांग्रेस कार्य कर रही है? देखिए, हार करके मैदान नहीं छोड़ा जाता है, और यदि जीत गए होते या कांग्रेस जीत गई होती तो हो सकता है कि हम ये सोचते कि बस अब बहुत हो गया। लेकिन हार करके मैदान छोड़ दें, पार्टी कमजोर स्थिति में हो, तो ऐसे में मैदान छोड़ दें, मैं समझता हूँ वो मेरी सिपत नहीं। तो यानी कि जो अगला चुनाव है उसमें जीत हासिल करके फिर संन्यास के बारे में आप सोच सकते हैं? फिर सोचेंगे। एक जीत कांग्रेस की वो मैं देखना चाहता हूँ। जी सर, एक वीडियो भी फिलहाल में बहुत वायरल हो रहा है, और ये मैं कहूँ कि गाय की राजनीति बहुत ज़्यादा अभी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। एक वीडियो है, पूर्व विधायक है बीजेपी के, उनकी तरफ से वायरल किया जा रहा है कि गाय माता कह रही है मुझे हरीश जी से बचाओ। तो इसको लेके, क्योंकि गाय पर राजनीति अभी फिलहाल, क्योंकि अभी आप गए भी थे एक इसमें जिनकी डेथ हुई थी उन केस पे, और उस पर देखिए, मैं जिन लोग दिखा रहे हैं जी, उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो हैं जो गंगा के नहीं हैं, जो गंगा को नोच करके, बालू नोच करके खा रहे हैं, वो गाय के क्या होंगे? जो गंगा का नहीं तो वो गाय का क्या होगा? तो दूसरा उसमें वो लोग हैं, एक हमारे इधर एक शब्द होता है गंगलोड़, मतलब जो गधेरे में बहते जाता है, वो कहीं एक जगह टिकता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहते जाते हैं, लुढ़कते जा रहे हैं, तो वो जहाँ टिकेंगे, कहाँ टिकेंगे उनको खुद मालूम नहीं है। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, भाजपा के एक प्रवक्ता ने जरूर कहा है इस बात को, उनसे मैं उनको एक याद दिलाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश से एक लिस्ट साया हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे राजनीतिक दलों को किन किन लोगों ने कितना कितना चंदा दिया, कितना चंदा दिया जी। उसमें 3 जेंटलमैन के नाम थे। एक जेंटलमैन ने जिसने 50 करोड़ से ज़्यादा का चंदा एक साल में भारतीय जनता पार्टी को दिया, और वो देश का सबसे लीडिंग गोमांस निर्यातक है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, और वो भी 50 करोड़ से ऊपर दिया, और वो देश का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है। जो बाकी 2 लोग हैं जिन्होंने 22-24 करोड़ के आसपास दिया है, वो भी लीडिंग बीफ निर्यातक हैं, वो भी गोमांस निर्यातक हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि गोमांस की तिजारत करने वाले, उसको बेचने वाले सबसे बड़े बूचर खाने के मालिक से चंदा लेते वक्त भारतीय जनता पार्टी को गोमाता याद नहीं आई। उस समय तो चंदा चंदा चंदा, और वो भी ठोस 50 करोड़ से ऊपर लिया है। दूसरा जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए, आज देश में जिस दिन से 2014 में भाजपा सत्ता में आई है, गोमांस का निर्यात 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है, 3 गुनी वृद्धि हो गई है। इसका मतलब है ज्यादा गोवंश कट रहा है, तभी तो निर्यात हो रहा है।
अरब कंट्रीज को निर्यात हो रहा है, दूसरी कंट्रीज को यूरोप को निर्यात हो रहा है। हम आज दुनिया के, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, हम मेजर गोवंश गाय के मांस के एक्सपोर्टर बन गए हैं। तब भारतीय जनता पार्टी वालों को गाय नजर नहीं आ रही है। सड़कों में आप देख लीजिए, कहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए आप, हर सड़क गवाह है इस बात की कि गाय और बैल जी दोनों सड़कों पे खुली छोड़ दी जाती हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं गाय की टांग टूटी पड़ी है, कहीं घायल अवस्था में गाय पड़ी हुई है, और कहीं बाघ खा रहा है, कहीं कोई कुत्ते नोच करके खा रहे हैं, कहीं लोग डंडे मार रहे हैं गाय को। तब भारतीय जनता पार्टी को गाय में माता नहीं दिखाई दे रही है। सर, लेकिन जैसे ही कोई दाढ़ी वाला नजर आता है तो उसकी तरफ अंगुली करके जरूर कह देते हैं कि भाई ये तो गोमांस करके। सर, ये एक तो मेजर इशू है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं सलाह देना चाहूँगा कि पहले अपने चाल चरित्र और अपने शब्दों में समन्वय पैदा करिए। हरीश जी यही बात तो बीजेपी कहती है कि अगर कांग्रेस आज ये कह रही है कि गौ मांस का निर्यात इतना ज़्यादा हो रहा है, तो बीजेपी भी सवाल पूछती है कि क्या कांग्रेस के राज में गौ मांस का निर्यात नहीं होता था? पहला सवाल। दूसरा, आप जो डेटा बता रहे हैं, आप जो ये कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज नहीं, एक बात बताइए, कांग्रेस ने, और दूसरा आपने कहा कि कांग्रेस, आपने दाढ़ी वाला देखा तो आपने विरोध, कांग्रेस ने गोवंश संरक्षण, गोवंश गलत तो गलत, मैं वही कह रहा हूं कि आप जो है किसी को देख करके, वर्ग देख करके किसी की तरफ भी कह देंगे ये गोमांस करके। ये क्या है? क्या धारणा है? क्या सोच है? क्या मानसिकता है? देश के अंदर आप किस रूप में लोगों को बांटना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने कही, कांग्रेस ने कभी, अगर आपको रंजीत सिन्हा वाला याद, कांग्रेस ने कभी गाय की राजनीति नहीं की। हमने गाय की राजनीति नहीं की, आपने गाय की राजनीति की भाजपा ने। तो आपको बैन लगाना चाहिए था गोमांस के निर्यात पे। यदि कांग्रेस कुछ गलत कर गई तब तो आप सत्ता में आए कांग्रेस को गलत बता करके, और आप उसका अनुसरण करने के लिए तो सत्ता में नहीं आए, और आपने अनुसरण ही नहीं किया है, आपने तिगुना कर दिया है। और तिगुना ही नहीं किया है, जो सबसे मेजर बीफ एक्सपोर्टर है उससे आप 50 करोड़ से ज़्यादा का चंदा लेते हैं। ये तो है ओवरहैंड। अंडरहैंड कितना लिया गया है वो भगवान जाने। बूचरों की संख्या, बूचरीज की संख्या, उत्तर प्रदेश में तो लगातार ऐसे बूचरों को बंद किया जा रहा है। योगी जी लगातार बंद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि संख्याएं बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश, आप देख लीजिए, डेटा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ही सबसे बड़ी बूचरी है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं योगी जी के कमिटमेंट को, क्योंकि वो गो संरक्षण पीठ से हैं, मैं उनके कमिटमेंट को, मैं उस पर कोई अंगुली नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये संयोग है कि जिस पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी के शासन में गोमांस का निर्यात 3 गुना बढ़ा है। उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर चंदा लिया है, हैवी चंदा लिया है, और उसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी गया होगा। इसलिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा योगी जी से, ज़रा सा गुरु महाराज को ज़रूर याद कर लीजिएगा जिस समय वहाँ के चंदे की राशि का उत्तर प्रदेश में उपयोग हो, क्योंकि वो गोमांस के निर्यातकों से लिया गया चंदा है। विवेक सवाल पूछना चाहते जी। हरीश साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि भारत गोमांस का सबसे टॉप एक्सपोर्टर है। निर्मला सीतारमण ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया कि भारत गोमांस का निर्यात नहीं करता है, भारत में गोमांस का एक्सपोर्ट भी नहीं किया जाता है, भैंस की मीट का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो क्या कांग्रेस इस बारे में भ्रम की स्थिति बना रही है कि जिससे पॉलिटिकली फायदा कांग्रेस को हो पाए और बीजेपी को डेंट हो पाए? देखिए, आप जो है बीफ की क्या परिभाषा है, और जरा निर्मला सीतारमण जी हमसे क्या पूछ रही हैं, जरा बीफ की परिभाषा जो है अपने सहयोगी किरण रिजिजू से पूछ लें। उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू बी ए बीफ ईटर।
सर उनका सवाल कुछ और है। मैं सवाल बहुत सीधा सवाल है उनका। मैं सीधा सवाल मैं सीधा उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को कोट करते हुए पूछा, मैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ किरण रिजिजू से जरा सा ये तो पूछें कि किरण रिजिजू जी, तो तुम गाय का मांस खाते हो? क्या कहा है उन्होंने? मैं और उनके तमिलनाडु के अध्यक्ष ने कहा है, उनके केरल के अध्यक्ष ने कहा है, तो वो खाते हैं। उस समय तो जो है सब चीज पवित्र है। और लेकिन यही एक अजीब सा सवाल है कि आप क्या भाजपा ने चंदा लेने से पहले कोई सर्टिफिकेट लिया था जिससे 50 करोड़ का ओवरहैंड चंदा लिया है? एक सर्टिफिकेट लिया था कि उनके वहां गाय नहीं काटी जाती है। कांग्रेस का स्टैंड एक सेकंड दूसरी बात, भाजपा से ये सवाल मैं चाहता हूं इंडिया मंच जरूर पूछे अगली बार कि क्या आप ये सर्टिफाई करने को तैयार हो कि जिन बूचरीज को तुमने लाइसेंसेस दिए हैं उन बूचरीज में गाय नहीं कटती हैं, बैल नहीं कटते हैं? ये बताएं ना, ये सर्टिफिकेट है क्या? इंडिया मंच को कोई ऐसा सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है? आप तो पत्रकार हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे पत्रकार, वहां पहुंचे पत्रकार। आप जरा सा वो सर्टिफिकेट उनका ला करके हमको भी दिखा दीजिएगा, हम भी इनलाइटेंड होना चाहेंगे। जी हरीश सर, मैं भारत की विदेश व्यापार नीति को पढ़ रहा था। इसमें टैरिफ आइटम HS कोड 0201 और आइटम डिस्क्रिप्शन बीफ ऑफ काउज, ऑक्सिन एंड काफ, एक्सपोर्ट पॉलिसी प्रोहिबिटेड मतलब बैन है, नॉट परमिटेड टू बी एक्सपोर्टेड काउ मीट, जबकि बीफ पर जो कि भैंस का मीट है उस पर एक्सपोर्ट पर अलाउ है कि आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली विदेश व्यापार नीति में आपने शायद इसमें ये नहीं देखा, ये नीति कांग्रेस के समय में बनी हुई नीति है। हाँ, ये कांग्रेस के समय में बनी हुई नीति है, इसलिए जरा सा उसको भी देख करके बताइएगा। और जरा सा इसमें ये भी देख लीजिएगा, तब जो है श्री शरद पवार देश के कृषि मंत्री थे और मैं उनके साथ उनका असिस्टेंट था, जो है इसको भी जरा सा पढ़ लीजिए। हाँ, लेकिन ये सब भाजपा तो बदलने के लिए आई और उन्होंने हमारे जाने के बाद चीजें बदल दी, और बदलने के बाद जो है आज बूचरीज में और वो भी भाजपा के सपोर्टर बूचरीज के अंदर जो है एवरीबॉडी नोज, ये सबके नॉलेज में है कि क्या काटी जा रही है, क्या काटे जाते हैं। और फिर एक सेकंड मैं आपके प्रश्न के महत्व को नहीं घटाना चाहता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक आम हिंदू के तौर पर क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होती जब आप जिसको गौ माता कहा जा रहा है, जिसको राष्ट्र माता के रूप में कुछ लोग देखना चाहते हैं, उस गाय को जो है सड़क में डंडा मार करके खदेड़ दिया जाता है जब वो फर्टाइल नहीं रह जाती है, जब वो दूध देने के लायक नहीं रह जाती है? क्या उसको बाघ और बघेरों और कुत्तों को नोच करके खाने के लिए छोड़ दिया जाता है? सड़कों में एक्सीडेंट के लिए छोड़ दिया जाता है? क्या आप एज ए हिंदू जो गाय का आदर करता है, आप इंसल्टेड नहीं फील करते हैं? तो क्या आपको लगता है सिर्फ बीजेपी के राज में ही गाय का एक्सीडेंट होता है, कांग्रेस के राज में गाय का एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ? उस समय कांग्रेस ने सवाल क्यों नहीं उठाया? हमारे समय में सड़क में लाने की नौबत ही नहीं आई थी। कैसे नहीं थी? अपनी कांग्रेस ने क्या व्यवस्था की थी उसके लिए? ओहो, हम क्यों बताएं? गौशाला यदि भाजपा हमारी शरण में आ जाएगी, जिस दिन हमसे ज्ञान लेना चाहेगी उस दिन बता देंगे। आप इंडिया मंच में बता दीजिए, लोग बीजेपी के सुन रहे होंगे। आप बता देंगे। सर, विपक्ष का तो कार्य होता है सत्ता का सहयोग करना। हम आपको भाजपा को आपको थैंक यू कहने का मौका क्यों दें? हम ही आपको थैंक यू कह लेंगे। हम अपने प्रतिद्वंदियों को क्यों मौका देंगे कि वो आपको थैंक यू कहें? क्या आपने हमारा ज्ञान उन तक पहुंचा? हरीश सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है। आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आपने कहा है कि आगे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ऐसा सही है? और क्या एक अनौपचारिक घोषणा है आपके रिटायरमेंट की तरफ? देखिए, पहली बात तो यह हम पार्टी के लोग हैं। जब तक हम पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं,
हमें उनके निर्देश से मानना पड़ता है। लेकिन मेरी अपनी वो उपयोगिता जो मैं समझता हूँ वो चुनाव लड़ने में नहीं है बल्कि चुनाव लड़वाने में है। इसलिए मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, मैं लड़वाऊंगा और मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि कांग्रेस जीते, कांग्रेस 2027 में यहाँ सत्ता में आए। ये आदेश हरीश जी आलाकमान से आया क्या आपके पास? पार्टी या संकेत है कोई? ये पार्टी का आदेश ही होता है, बिना पार्टी के आदेश के थोड़ी हम चुनाव लड़ते भी नहीं हैं, चुनाव नहीं भी लड़ते हैं। मतलब आलाकमान ये चाहता है कि आप चुनाव ना लड़े, चुनाव लड़वाएं। मैंने यहाँ तक तो अभी नहीं पहुँचा हूँ जहाँ तक आप पहुँच गए हैं। नहीं, आपने कहा ना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं यहाँ तक हूँ कि मैंने ये कहा कि जब मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, मैंने लड़ाया है, कांग्रेस सत्ता में आई है। मैंने 2002 का उदाहरण दिया। 2007 में हम अच्छी स्थिति में आए, 2012 में जो है हम सत्ता में आए। तो मैंने कहा जब मैं लड़ा हूँ तब जो है ज़रा सा चीज़ें बिगड़ी हैं, बिखरी हैं, इसलिए पार्टी के जीत के इंटरेस्ट में मैं चाहता हूँ कि ये आपका जवाब जरा डिप्लोमेटिक है। मतलब जी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तो हरीश सर, आप क्या आप राज्य में मार्गदर्शक मंडल के सदस्य के तौर पर जाने जाएंगे? ये तो भाजपा का शब्द है। वहाँ जिस तरीके से अपने मार्गदर्शक मंडल की उन्होंने कुकुरगत की है, कुकुरगत समझते हैं ना, जिसको किसी काम का ना हो तो उसको बाहर फेंक देते हैं। जिस तरीके से माननीय आडवाणी जी और माननीय हमारे मुरली मनोहर जोशी जी की वो की है, तो वो स्थिति मार्गदर्शक मंडल शब्द जो है अब इतना कुख्यात हो गया है कि अब तो कोई भाजपाई नेता भी उसमें नहीं जाना चाहेगा। तो भैया कांग्रेस में तो हम दूर से ही तौबा करेंगे मार्गदर्शक मंडल को। तो आप मेरे मित्र हैं या हरीश जी, आपको क्यों नहीं लगता कि अब आपको राज्य की राजनीति से थोड़ा अपना अनुभव जो है केंद्र की राजनीति में देना चाहिए? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है एक अलग दशा और दिशा दोनों पे जा रही है। आपका ये सवाल मुझको बिल्कुल संगीत जैसा लग रहा है, जैसे है ऐसा लग रहा है जैसे वो एस.डी. बर्मन का संगीत है, तो उस तरीके का लग रहा है। रावत जी अभी जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा ना जो संगीत जैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, तो इससे बड़ा जवाब क्या होता है? देखिए रावत जी, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर आप कांग्रेस की स्थिति को क्या देखते हैं एज ए सीनियर लीडर? देखिए, अब परिवर्तन का चक्र चल गया है। ये जो 99 कांग्रेस पहुंची है, राहुल गांधी इमर्ज किए हैं एज LOP जो है लीडर अपोजिशन, और लोगों ने जो इमेज राहुल गांधी की देश के सामने परोसी गई थी विद द काइंड हेल्प ऑफ इंटायर मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया भी सम्मिलित है, वो इमेज अब टूट गई है, वो बिखर गई है। और अब राहुल गांधी एक ऐसे लीडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं जिसके पहले ही भाषण में पूरी सेंट्रल कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उठक बैठक करते दिखाई दिए हैं, प्रश्न पूछते और उठते बैठते दिखाई दिए हैं, जिसमें देश के सर्वशक्तिशाली गृह मंत्री अमित शाह जी स्पीकर से प्रोटेक्शन मांगते हैं, इसकी साहब इनके हमलों से हमको बचाइए कहते हुए देखे गए हैं। तो अब सारी इमेज बदल गई है। अब ये एरा ऑफ राहुल गांधी स्टार्ट हो गया है और आप देखिएगा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और उसका आभास हम जम्मू कश्मीर में हमारा गठबंधन जीतेगा, हरियाणा में हम अपने बल पर सरकार बनाएंगे, हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में भी जीतेगा, हमारा गठबंधन झारखंड में भी जीतेगा, और तो छोड़िए यूपी में भी हमारा गठबंधन जो है, जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें जीतेगा, और हम यहाँ जो केदारनाथ की सीट है उसको भी जीतेंगे, और जो नगर निकाय और नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं उसके बाद पंचायतें भी हो रही हैं उनको भी जीतेंगे। इसलिए मैं इंडिया मंच को सलाह दूंगा कि अपना कैलेंडर जरा हमारे विषय में ठीक रखिएगा। हरीश जी, हमारे एडिटर चीफ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं अभी आप हरियाणा की बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी अच्छा कर सकती है वहाँ पर, लेकिन
आपकी पार्टी में इतना फैक्शनलिज्म वहाँ दिखाई देता है, तो ऐसे में हर कोई वहाँ पे मुख्यमंत्री का दावेदार दिखाई देता है। एक बात बताइए, फैक्शनलिज्म हमारी पार्टी में दिखाई दे रहा है और टिकट के बंटवारे के बाद लट्ठम लट्ठ हरियाणा में भाजपा में हो रही है। किसे बनाएंगे? 200 से ज्यादा लोग जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए, एक्स एमएलए हैं, वो भाजपा छोड़ रहे हैं। किसे बनाएंगे? अगर जीते तो किसे बनाएंगे? जो मोस्ट अनुशासित पार्टी है उसका हाल उत्तराखंड में अंदर जो लट्ठम लट्ठ हो रही है अंदर ही अंदर जो है, कुछ दिनों बाद आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करिएगा और जरा ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में क्या हो रहा है। आपने दावा किया कि आपकी पार्टी जो है हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, आपने दावा किया। अब ये बता दीजिए इंडिया मंच पे कि अगला वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल तो ये बड़ा है ना, आपने ये तो बता दिया पार्टी जीत रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा? जब बहू आ जाएगी तो पोता भी हो जाएगा। आप बहू तो आने दीजिए। आप नाम आप वाह भाई, ऐसे पंडित जी हैं आप। बहू अभी आई है और आप हमसे पोते का नामकरण करवा दे रहे हैं। बहू की आने की सूचना तो हो गई है ना? है बहू की आने की सूचना तो हो गई है ना? हाँ बिल्कुल, बहू आ रही है, लक्षण प्रकट हो गए, टीका टाका हो गया। तो क्या कोई महिला कैंडिडेट? आप तो केवल सेनाई बजने की देर है। क्या कोई महिला कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेंगे क्या हरियाणा की इस बार? मुस्कुरा रहे हैं आप। आपकी निगाह विनेश फोगट पर तो नहीं है। हम उनको एमएलए ही बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, खेल मंत्री बनाएंगे, हरियाणा का खेल मंत्री बनाएंगे, क्योंकि संघर्षशील महिला है। आज महिला संघर्ष की एक प्रतीक के रूप में। मैंने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था आपसे, खेल मंत्री के बारे में मैंने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था आपसे। जब अवा कौखो सीख जाएंगे तब आगे भी बात करेंगे ना। ठीक है सर, जिस तरह से आपने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आकर के कांग्रेस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, सैम पित्रोदा ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से बहुत ही बेहतरीन जो नेता और नेतृत्व और नीतियां बनाते हैं वो है राहुल गांधी। देखिए, हर नेता का अपना एक व्यक्तित्व होता है। राजीव जी एक अद्भुत प्यार करने लायक व्यक्तित्व थे, महान व्यक्तित्व थे। इंदिरा जी से लोग आदर भी करते थे, बहने बाहर भी खाते थे। वो एक अलग तरीके की व्यक्तित्व थी। नेहरू एक समन्वयकारी व्यक्तित्व थे, वो सबको जोड़ करके चलते थे। राहुल गांधी से डरते हैं क्या? राहुल गांधी जी एक श्रमशील, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। कोई दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही दुनिया के इतिहास में वो पहले व्यक्ति हैं जो 3,500 किलोमीटर पैदल चले। 3,500 किलोमीटर पैदल चले हैं, वो भी एक टी शर्ट और सवाल तो ये रावत पहन कर 2014 के बाद और 4,000 किलोमीटर न्याय यात्रा निकाली है। तो एक श्रमशील, मेहनती, परिश्रमी व्यक्ति हैं, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। तो देश को इस समय जिस तरीके के हालात में भाजपा ने छोड़ दिया है, देश की इकोनॉमी, हमारा सोशल फैब्रिक, हमारी एग्रोनॉमी, ये सब चीज़ें जिस किनारे पर आ गई हैं, उसमें हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में जो दृढ़ निश्चयी हो, जिसमें संघर्ष की अद्भुत क्षमता हो। और वो दृढ़ निश्चय और संघर्ष की अद्भुत क्षमता राहुल गांधी जी में है। तो क्या 99 नंबर्स ले आना लोकसभा में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पे देखने मतलब लायक है? मतलब इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि सिर्फ 99, क्योंकि इससे पहले कई हार हो चुकी है उनके नेतृत्व में। हमने जो है जिस दिन 99 मिले, हमने थोड़ी कहा हम प्रधानमंत्री, हाँ हमने तो जो हो सकते थे वही कहा। लेकिन उनके एलओपी बनने के बाद जो संभावनाएं बन रही हैं, जिस तरीके से देश के मानस में परिवर्तन आ रहा है और जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व उभर रहा है, लोग उनको देख रहे हैं जिस रूप में, और उस रूप में जो है ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के साथ अब विपक्ष जो हमारा गठबंधन है वो अगली बार सरकार बनाएगा। अच्छा चलिए, एलओपी की बात जो मेरा आपसे सवाल है ये कि बात ऐसी आ रही थी कि राहुल गांधी एलओपी बनना नहीं चाह रहे थे, शायद उनको मोदी से डर लगता है। क्योंकि कभी वो झप्पी देते हैं मोदी जी को, कभी मोदी जी से गले लग जाते हैं। क्या हुआ कि ऐसा क्या घटना हुई भाई राहुल गांधी को एलओपी बनना पड़ा? अच्छा, मतलब जिनके गले लगते हैं आप उनसे डरते हैं?
तो पहले राहुल गांधी ने मना क्यों किया था भाई, अब ये लोग खुल के एक क्यों नहीं बात बता रहे हैं? बताइए, गले आदमी तब लगता है जब कहता है आओ प्यार करें। तो राहुल गांधी जी ने एक पार्लियामेंट्री गेस्चर है, हाउस ऑफ कॉमन्स में जब एटली ने चर्चिल हार गए थे, उनके नेतृत्व में हार गई थी उनकी पार्टी, तो उनके पास एटली गए और उनसे गले मिले। तो दिस इज अ पार्लियामेंट्री गेस्चर। अब ये भाजपा जैसी पार्टी प्यार करना, और लोकतंत्र के अंदर प्यार नहीं है तो फिर लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो इसलिए राहुल गांधी जी ने क्यों किया, क्या किया, ये सवाल वो नहीं है। और जो आपने अभी प्रश्न किया, आपका प्रश्न जो है ये है कि क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि राहुल गांधी जब एलओपी बनने की बात आई, आपका प्रश्न है कि राहुल गांधी जब मोदी की दर से एलओपी नहीं बन रहे थे, हाँ? यही है ना प्रश्न? हाँ, उनको पहले ही मान जाना चाहिए जब आपने ठीक से प्रश्न सोच लिया ना, यही है ना? तो एक बात बता दीजिए, आप कह दीजिएगा आप कि अब उनका डर दूर हो गया है, अब उनका डर दूर हो गया। नहीं, कुछ बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केस जो उनके ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, उससे बचने के लिए ये मीडिया का एक परसेप्शन था कि वो नहीं बनना चाह रहे। कंसल्टेशन वाज ऑन। आप कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहे थे, आप इंडिया हमारे गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष बन रहे थे। तो जब तक सबसे बात नहीं होगी तो क्या राहुल गांधी जी को यह कहना चाहिए था नहीं 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 मैं ही होता हूं, मैं ही होता हूं? अरे सबसे बातचीत की, और उसमें लोगों ने हमारे मीडिया के मित्रों ने परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की, भाजपा स्पॉन्सर्ड मीडिया ने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो है मोदी की दर से एलओपी नहीं बन रहे। अब मीडिया को कह देना चाहिए, भाजपा स्पॉन्सर्ड मीडिया को कह देना चाहिए कि मोदी जी अब आप खैर मनाइए, अब राहुल आपसे नहीं डर रहे हैं, ये कह देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बेबाकी से सभी के सवालों का यहाँ पर जवाब दिया, खास करके कुंदन जी के, जिन्होंने आपने कहा कि इनके सवाल तो गाने जैसे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है मधुर लगे होंगे आपको, और आपने बहुत ही अच्छे से सबका जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा जी। आप इंडिया मंच हैं, हम इंडिया गठबंधन हैं, तो आपकी हमारी तो बिरादरी एक ही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश जी, बहुत आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगी हरीश रावत जी आप मंच पे ही रहिएगा। और किरण, क्योंकि आपने कहा कि बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया है, ना सिर्फ बेबाकी के साथ बल्कि हरीश रावत जी जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत वकालत के साथ की थी, उनके जवाबों के अंदाज में वो वकालत बखूबी तौर पे नजर भी आया गया। हरीश रावत जी आपके हाथों एक शुभ कार्य यहाँ पे हम करवाना चाहते हैं। मैं चाहूंगी आप इसीलिए मंच पे ही रहिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर वक्त हो गया है एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इनोवेशंस इन मीडिया फील्ड, माफ कीजिएगा मेडिकल फील्ड में। यानी कि मेडिकल फील्ड में जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि बाद एक नए नए टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त दो शख्सियत मौजूद है, आईमेक्स से संजय टिमगिरी जी हैं और रमेश डाउकर जी हमारे बीच हरीश रावत जी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगी आप दोनों मंच पर आ जाइए ताकि आपको सम्मानित किया जा सके। यहाँ पर आपने जो बहुमूल्य योगदान दिया है मेडिकल के क्षेत्र में, आप दोनों मंच पे आ जाइए। संजय टिमगिरी जी और रमेश डाउकर जी जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करी हैं, न्यू डिवाइसेस इन्होंने लॉन्च करी है, कई ऐसे योगदान इनके रहे हैं जिनकी आवश्यकता मेडिकल के क्षेत्र में रही है। हरीश रावत जी मैं चाहूंगी आप दोनों शख्सियत को सम्मानित करिए।
शुक्रिया सर।